हेलो वन। उत्तर प्रदेश समसामयिकी में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मई महीने के साप्ताहिक अंक के दूसरे भाग में यहाँ पर यूपी पीएससी, आरओआर, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी टेट तथा उत्तर प्रदेश के अन्य सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश समसामयिकी को लेकर चर्चा करेंगे। देखेंगे कौन कौन सी यहाँ पे घटनाएं रही हैं, घोषणाएं रही हैं, सरकार की नीतियां और पॉलिसीज़ रही हैं, लिए गए निर्णय रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर उत्तर प्रदेश के शासन, प्रशासन, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, कला और अन्य दृष्टिकोण से हमारे लिए, परीक्षा के लिए ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे पहलू हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी यहाँ पे प्रमुख न्यूज़ हैं और क्या क्या रहा आज के इस विशेषांक में विशेष। सबसे पहले यहाँ पे देखिए यूपी रोजगार मेले को लेकर, ठीक है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार संगम यूपी, देखिए जो सेवा योजन विभाग जो है उन्होंने यूपी रोजगार को लेकर एक घोषणा की है। घोषणा क्या है तो ये देखिए यहाँ पे कहा गया है कि रोजगार मेले के जरिए 100 दिनों में 25,000 लोगों को रोजगार देगी यूपी सरकार। ठीक है, तो कितने यहाँ पर बात की जा रही है, आइए समझते हैं इसमें क्या रहा है विशेष। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी मंडलों में वृहद रोजगार मेले का आयोजन करने की बात कही गई है और ये मेला एक रोजगार मेला है जिसमें कहा गया है कि हम यहाँ पे 100 दिनों में, कितना टारगेट रखा गया कि 100 दिनों में कम से कम 25,000 लोगों को यहाँ पे रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। और साथ ही एक बात और यहाँ पर कि 50,000 बेरोजगार लोगों की करियर काउंसलिंग की जाएगी। तो 100 दिनों में 25,000 लोगों को रोजगार देने के लिए सभी मंडलों में 100 दिनों तक ये रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। 50,000 लोगों की काउंसलिंग है। और देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार ने शासकीय विभागों, उनके अधीन संस्थाओं, मैन पावर के लिए भारत सरकार की ओर से विकसित ई मार्केट प्लेस जेम की व्यवस्था को लागू करने के संबंध में यह शासनादेश जारी किया है। तो एक तरीके से मानव संसाधन को विकसित करने के लिए, मानव संसाधन की शासन व्यवस्थाओं में यहाँ पर पार्टिसिपेशन के लिए और बेरोजगारी को दूर करने के लिए इस तरह के रोजगार मेलों के आयोजन की बात कही गई है। साथ ही यहाँ पर इसके लिए शासनादेश ये भी है कि सेवा योजन एक पोर्टल बनाया गया है जिसमें उपलब्ध कार्मिकों में से वरिष्ठता के स्थान पर केवल कंप्यूटर के माध्यम से रैंडम आधार पर कार्मिक यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस सेवा योजन पोर्टल ये सारा यहाँ पे कार्यक्रमों को संचालित करेगा, देखेगा, रिपोर्ट तैयार करेगा और यहाँ पे जिस भी भाग में जिस तरह की यहाँ पर लोगों की आपूर्ति चाहिए उसकी यहाँ पर पूर्ति का कार्य भी रोजगार मेले के माध्यम से किया जाएगा। इसको ध्यान रखना है। आइए देखते हैं आप अपनी अगली न्यूज़। तो यूपी के सभी जिलों में देखिए ड्रग वेयर हाउस बनाएगी यूपी सरकार। ठीक है, यहाँ पे योगी सरकार ने डिसीजन लिया है कि यूपी के सभी जो जिले यहाँ पर होंगे, सभी जिलों में यहाँ पे बनाएंगे ड्रग वेयर हाउस। क्या है और यहाँ पर योगी सरकार का निर्णय, तो आइए समझते हैं। देखिए यूपी सरकार जो कि सरकारी अस्पतालों में दवाओं की किल्लत यहाँ पे नहीं हो, इसलिए यहाँ पर सभी जिलों में, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ड्रग वेयर हाउस यहाँ पे बनाए जाएंगे। ड्रग वेयर हाउस जहाँ पे दवाइयों को रखने की व्यवस्था होती है। साथ ही साथ अगर देखें तो सभी जिलों में किराए के भवनों में दवाओं का भंडारण किया जाएगा। ठीक है, जो भी मेडिसिन है, कई बार होता क्या है कि आपको जब तक किसी विशेष प्रकार की दवाओं की अधिकाधिक मात्रा में जरूरत नहीं पड़ती, आप उसका बेहतर तरीके से भंडारण सुनिश्चित नहीं करते हैं और कई बार दवाओं की कमी के कारण भी यह समस्या होती है। भंडारण जो नहीं हो पाता उसका एक बड़ा कारण यह भी होता है कि आपके पास ऐसे ड्रग वेयर हाउसेस नहीं होते हैं जहां पर हम दवाओं को रख सकें। और इसलिए यहां पर योगी सरकार ने यह डिसीजन लिया है कि वो ड्रग वेयर हाउसेस बनाएंगे और इन्हें किराए के भवनों में इन दवाओं का भंडारण किया जा रहा है। तो अब यहाँ पर सरकार खुद अपने यहाँ पे ड्रग वेयर हाउस बनाएगी ताकि यहाँ पे किराए के भवन इत्यादि से यहाँ पे हम अलग एक सरकारी ड्रग वेयर हाउसेस में हम इन दवाओं का भंडारण कर सकें। देखा जाए तो किराए के भवनों में चल रहे ड्रग वेयर हाउस में अधिक मात्रा में दवाओं का भंडारण भी नहीं हो पाता है। ऐसे में जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन है, उत्तर प्रदेश की मदद से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बड़े ड्रग हाउस यहाँ पर बनाए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये एक बड़ी घोषणा यहाँ पर की गई है। इसके अलावा हाल ही में रामनगरी बने में यहाँ पर 2.5 किलोमीटर लंबी सीता झील के निर्माण की बात की गई है। तो ये लंबी 2.5 किलोमीटर लंबी है, कहाँ बनने वाली है तो अयोध्या में बनने वाली है। क्या है विशेष इसके बारे में तो वो भी आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पे जो डिसीजन लिया गया है, ठीक है, रामनगरी अयोध्या में जो 2.5 किलोमीटर, ये देखिए यहाँ पे राम जन्मभूमि से 7 किलोमीटर दूर नया घाट से गुप्तार घाट के बीच प्रस्तावित है ये सीता झील। ठीक है, किसके किसके बीच,
तो नया घाट से गुप्तार घाट के बीच 7 किलोमीटर यहाँ पे दूर है राम जन्मभूमि से, यहाँ पे बनाई जाएगी आपकी सीता झील। अब इसमें देखिए तो अफीम कोठी के पास 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के समानांतर इसका निर्माण यहाँ पे जल्द प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, तो 14 कोसी परिक्रमा के समानांतर यहाँ पे ये 2.5 किलोमीटर आपकी कह सकते हैं कि सीता झील के निर्माण की बात कही गई है। और क्या क्या रहा है इस योजना के लिए, तो देखिए यहाँ पे कहा गया है कि 268 करोड़ रुपए की परियोजना को सरयू नहर खंड अंतिम रूप देकर मंजूरी के लिए शासन को वर्तमान समय में भेज भी चुका है और इसे मुख्यमंत्री की मंजूरी मिलनी है। अगर मुख्यमंत्री यहाँ पे मंजूरी दे देती हैं तो इसका निर्माण कार्य भी यहाँ पर चालू हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे ध्यान रखिएगा सीता झील को लेकर थोड़ा सा जो डेटा है उसको देख लीजिए। सीता झील देखिए लंबाई जो है 2 किलोमीटर 660 मीटर की है, चौड़ाई इसकी 300 मीटर होगी, 5 मीटर इसकी गहराई तक यहां पर खोदा जाएगा। ठीक है, तो 2.660 मीटर अर्थात 2660 मीटर ये आपको लंबी है, 300 मीटर चौड़ी है और 5 मीटर गहरी होगी। साथ ही यहां पे देखिए 80 हेक्टेयर भूमि इसके लिए यहां पर चिन्हित की गई है, जिसमें 46 लाख हेक्टेयर भूमि किसानों के और करीब 4 लाख हेक्टेयर भूमि नजूल की यहां पर ऐड की जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये इससे रिलेटेड डेटा है, सीता झील के निर्माण की यहाँ पे बात की गई है, उससे रिलेटेड यहाँ पे हमने एक डेटा आपको ध्यान रखना है। अगला यहाँ पे देखिए यूपी का यहाँ पर देखिए ओम प्रकाश अध्यक्ष हैं, सॉरी लोकसभा अध्यक्ष जो हैं ओम बिरला जो हैं, आपके यूपी विधानसभा स्टार्ट हो गया है, उसके प्रबोधन कार्यक्रम को यहाँ पर ओम प्रकाश बिरला जी ने यहाँ पर संबोधित किया है। तो आइए देखते हैं क्या है। हाल ही में यहाँ पर 22 मई से स्टार्ट हो गया है आपका उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के निर्वाचित, ठीक है, उत्तर प्रदेश के 18वीं विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की सदन की कार्यवाही नियमों परंपराओं में प्रशिक्षण देने के लिए 2 दिवसीय यहाँ पे प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शुक्रवार को यहाँ पे विधानसभा मंडल में लोकसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश बिरला बतौर मुख्य अतिथि यहाँ पे शुभारंभ करेंगे, जबकि शनिवार को यहाँ पे आनंदीबेन पटेल इसका उद्बोधन करेंगी। इसके जरिए विधानसभा की कार्यवाही का कागज रहित बनाने, इस बार यहाँ पे देखिए एक बहुत ही विशेष यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही ई विधान परियोजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से यहाँ पे संचालित की जाएगी। क्या है ई विधान परियोजना, तो उसको भी देख लीजिए। देखिए ई विधान परियोजना में विधानसभा मंडप में प्रत्येक विधानसभा जो मंडल है आपका, यहाँ पर आपका प्रत्येक जो सदस्य है उसकी मेज पर एक टैबलेट लगाए जाएंगे, ठीक है, जिसके माध्यम से वो सदन की कार्यवाही में भाग ले सकेंगे। विधायकों को ई विधान का प्रशिक्षण भी यहाँ पर दिया जाएगा। तो कागज रहित प्रणाली के तहत यहाँ पर ई विधान परियोजना लेकर आई जा रही है, जिसके तहत सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स, चर्चा परिचर्चा, प्रश्न अंक आंसर सब जो होंगे वो यहाँ पर ई विधान परियोजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक तरीके से संचालित किए जाएंगे। अगली देखिए यूपी के सभी मदरसों में प्रार्थना के समय राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। यूपी सरकार का एक और यहाँ पर निर्णय क्या रहा है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में यहाँ पे प्रतिदिन राष्ट्रगान गायन को अनिवार्य कर दिया गया है और उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार SN पांडे ने 9 मई को सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को इस बारे में आदेश दिया था। रमजान माह के दौरान मदरसों में 30 मार्च से 11 मार्च तक अवकाश घोषित था और 12 मई से यहाँ पे नियमित कक्षाएं शुरू हुई और इसलिए यहाँ पे गुरुवार से ये नियम यहाँ पे लागू हो गया है और उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मदरसे में सुबह कक्षा शुरू होने से पहले राष्ट्रगान को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक न्यूज़ को, जो उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार SN पांडे कौन है यहाँ पे ध्यान रखना है और ये फाइनली यहाँ पे मदरसों में अब राष्ट्रगान अनिवार्य है। एक और न्यूज़ यहाँ पे, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है ताजमहल के 22 कमरों के खुलवाने की मांग वाली याचिका को। वर्तमान में देखें तो ताजमहल हो गया, वाराणसी में ज्ञानव्यापी मंदिर हो गया, मथुरा का यहाँ पे क्षेत्र हो गया, यहाँ पे कई सारे क्षेत्रों में लगातार उत्तर प्रदेश में ऐसे कई मामले चल रहे हैं जहाँ पर हिंदू और जो मस्जिदें हैं वहाँ पर हिंदू मंदिरों के साक्ष्यों की बात की गई है और उसी के तहत ताजमहल में भी ऐसी ही चीज़ों को लेकर इनके तहखाने खुलवाने की बात की गई थी। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यहाँ पे ताजमहल के इन 22 कमरों को खुलवाने वाली मांग याचिका को खारिज कर दिया है। क्या है विशेष, तो थोड़ा सा यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ खंडपीठ ने आगरा के ताजमहल में बंद 22 कमरों खुलवाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही यहां पर ताजमहल के 22 कमरों खुलवाने के साथ ही सर्वे कराने की याचिका खारिज होने पर
याचिका दायर करने वाले भाजपा नेता डॉक्टर रजनीश सिंह ने कहा कि हम सर्वे के मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कही गई है। न्यायमूर्ति डी के उपाध्याय, न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने याचिका पर कड़ी प्रक्रिया देते हुए अदालत के संविधान अनुच्छेद 226 के तहत ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर फाइनली इस तरीके की जो निर्णय यहाँ पे दिया गया है उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। और अगला यहाँ पे एक बड़ी घोषणा की गई है, पावर लूम बुनकरों पर योगी सरकार के द्वारा 10 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी देने की बात की गई है। ठीक है, तो क्या क्या इसमें बातें की गई हैं उनको भी देख लीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 10 किलोवाट तक के पावर लूम बुनकरों को बिजली कनेक्शन में फ्लैट रेट पर सब्सिडी दिए जाने पर विचार कर रही है। और देखिए, पावर लूम बुनकरों को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किसी भी चीज़ के उत्पादों को पावर लूम के मशीनों का बड़े स्तर पे यूज़ करना पड़ता है, जिसके कारण उनकी इलेक्ट्रिसिटी बहुत बढ़ जाती है और यहाँ पे मुनाफा जो होता है वो घाटे के सौदे में परिवर्तित हो जाता है। और इस तरह के उद्योगों के यदि आपको बढ़ावा देना है तो कहीं ना कहीं सरकारी स्तर पर कार्यों को करना होगा और इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार के द्वारा इस तरह की चीज़ों पर काम किया जा रहा है। देखा जाए तो इसके लिए प्रस्तावित अटल बिहारी वाजपेयी बुनकर फ्लैट रेट योजना सालाना करीब 642 करोड़ रुपए का व्यवहार अनुमानित यहाँ पे किया गया है। तो ठीक है, योजना ध्यान रखना है आपको, अटल बिहारी वाजपेयी बुनकर फ्लैट रेट योजना इसके लिए संचालित की जा रही है। इस योजना के लागू होने पर राज्य के 2,39,480 बुनकर यहाँ पे लाभान्वित होने वाले हैं। ठीक है, कितने बुनकर हैं पावर लूम बुनकर? तो 2,39,480 बुनकर हैं। और योजना का यहाँ पे ध्यान रखना है, अटल बिहारी वाजपेयी बुनकर फ्लैट रेट योजना। इसमें क्या यहाँ पे घोषणा की गई? तो देखिए, योजना के तहत 5 किलोवाट तक के कनेक्शन लेने वाले बुनकरों को इसमें शामिल किया जाएगा। इनकी संख्या 2,26,480 है। साथ ही सीएम को बताया गया कि 5 किलोवाट तक के कनेक्शनों पर 240 यूनिट तक की बिल की सब्सिडी दिए जाने पर ग्रामीण क्षेत्र में बुनकरों को 250 रुपए और शहरी क्षेत्रों में 300 रुपए महीने का लाभ बुनकरों को होगा। और इस तरह योजना पर लगभग सालाना जो होती है 600 करोड़ का व्ययभार आएगा। तो एक तरफ से यहाँ पे देखा जाए तो ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों को इस योजना के लागू कर देने से, इस तरह की सब्सिडी देने से लाभ या कह सकते हैं कि एक बुनकरों को यहाँ पे एक प्रॉफिटेबल स्थिति आएगी। हाँ, सरकार का जरूर यहाँ पे खर्च बढ़ने वाला है। एक और योजना है यहाँ पे योगी सरकार का एक बड़ा तोहफा, 42,000 यहाँ पे ग्राम सचिवालय को हाई स्पीड इंटरनेट से होंगे लैस और साथ ही बनेंगे आय और जाति प्रमाण पत्र। क्या है न्यूज, क्या है विशेष, आइए समझते हैं। तो देखिए, प्रदेश के करीब 42,000 ग्राम सचिवालयों को इंटरनेट कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा और यहीं से आपको जल्द ही निवास, जाति, आय, जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र भी मिल सकेंगे। इसके लिए हर ग्राम पंचायत को ऑप्टिकल फाइबर या वाईफाई के कनेक्शन के माध्यम से यहाँ पे जोड़ा जा रहा है और गांव की सभी समस्याओं के समाधान के लिए ग्राम सचिवालय में ये सुविधाएं आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके लिए पंचायती राज जो निदेशक हैं अनुज झा ने बताया है कि सरकार करीब 58,189 ग्राम पंचायतों के सापेक्ष करीब 40,002 ग्राम सचिवालय यहाँ पे स्थापित कर उसमें आवश्यक उपकरण जैसे कि कंप्यूटर हो गया, फर्नीचर हो गया आदि यहाँ पे खरीद भी लिया गया है। शेष जिलों के यहाँ पे जल्दी ही उपकरण खरीद प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। उपकरण की खरीद में गुणवत्ता का ध्यान रखने के लिए उन्होंने बताया करीब 15,000 इसमें क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसमें पंचायत सेक्रेटरी, लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, अन्य विभागों के अधिकारी इसमें शामिल होंगे। साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतों में डिजिटल प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य यहाँ पर यूपी है और प्रदेश में करीब ग्राम सचिवालय के 54,876 पंचायत भवनों का निर्माण से लेकर 56,366 पंचायत सहायकों की भी नियुक्ति इसमें शामिल है। अगली न्यूज है, यूपी उद्यम सारथी ऐप पर होगा उद्यमिता का ऑनलाइन कोर्स। अब घर बैठे आप सीख सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एक बड़ा यहाँ पे निर्णय भी लिया गया है। एक और योजना यहाँ पर एक पोर्टल को लॉन्च किया गया है। क्या है इसमें? देखिए, आपको युवाओं को उद्यमिता के गुर अर्थात कि आपको इंडस्ट्रियल या बिजनेस को किस तरीके से चलाना है, अपने स्तर पे स्वयं आ सकते हैं, सेल्फ यहाँ पे इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, आपको स्वरोजगार की एक स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। उसके लिए स्वयं के व्यवसाय को शुरू करने के लिए यहाँ पर ये ऑनलाइन कोर्स शुरू किया जा रहा है। इसमें उद्यमियों की सहायता के लिए बनाए गए उद्यम सारथी ऐप पर ही ये नई सेवा यहाँ पे आपको प्रारंभ की जा रही है। इसके माध्यम से स्कूली छात्र छात्राओं सहित प्रदेश के युवा घर बैठे आसानी से उद्योग शुरू करने संबंधी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
लघु उद्योग विभाग के द्वारा कोर्स से संबंधित प्रमाण पत्र भी यहां पर दिया जाएगा। इसके अलावा सारथी ऐप पर 60 घंटे का एक पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, जिसमें प्रतिदिन 1 घंटे की क्लास होगी जो 2 माह तक चलेगी। युवा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार के कोर्स कर सकेगा और उद्यम सारथी जो ऐप है इस पर विषय विशेषज्ञ युवाओं को उद्यमी बनने से सभी पहलुओं से परिचित कराया जाएगा और व्यवसाय से जुड़ी यहाँ पे बाधाओं को दूर करने संबंधी इन्हें जानकारी भी प्रदान की जाएगी। साथ ही इसमें देखिए, इच्छुक व्यक्ति को आप एक जिला एक उत्पाद, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना आदि के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रदेश युवा सरकार यहाँ पे देखा जाए तो युवा रोजगार मांगने वाले नहीं बल्कि युवा जो होते हैं रोजगार देने वाले के दृष्टिकोण को यहाँ पर इसके माध्यम से विकास करना है। इसके तहत हर परिवार के व्यक्ति को यहाँ पे रोजगार प्राप्त हो या रोजगार वो शुरू कर सके, इस संकल्प पूरा करने के लिए यहाँ पर उद्यमिता के पाठ्यक्रम को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसके अलावा अगर देखें तो देश के 112 आकांक्षात्मक जिलों में बलरामपुर यहाँ पे पहले स्थान पे रहा और शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश के 5 जनपद आए हैं। ठीक है, तो नीति आयोग ने यहाँ पर जारी किया है देश का आकांक्षात्मक जिलों की सूची को लेकर। देखिए, नीति आयोग के द्वारा देश भर में चिन्हित आकांक्षात्मक 112 जिलों के विकास के मानकों पर उत्तर प्रदेश खरा उतरने में सबसे आगे रहा है। तो ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट एक न्यूज है, इस तरह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। रियल टाइम मॉनिटरिंग डैशबोर्ड चैंपियन ऑफ चेंज की रैंकिंग में बलरामपुर यहां पे पहले स्थान पे रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों की सराहना करते हुए शीर्ष 10 जिलों की सूची में 5 यूपी के जिलों के बारे में यहां पर शीर्ष 5 जिले यहां पे शीर्ष 10 में आपको शामिल रहे, उनके बारे में यहां पर उनकी सराहना भी की, उनको बधाइयां भी दी हैं। अब देखा जाए तो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली नवीनतम सूची में प्रदेश के 5 जिले यहाँ पे शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो देख लीजिए। तो पहला स्थान बलरामपुर का है, दूसरा स्थान सिद्धार्थनगर, चौथे पे यहाँ पर देखिए तो सोनभद्र है, 5वें पे चंदौली है और 8वें पे यहाँ पे फतेहपुर है। तो 10 में से पहला बलरामपुर का है, दूसरा पहले और दूसरे स्थान पे यूपी के हैं, उसके बाद चौथा स्थान और 5वें स्थान पे भी यूपी के हैं और उसके बाद 8वें स्थान पे हैं। तो बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर, ये 5 आपके हैं जो आकांक्षात्मक जिलों में शीर्ष 10 में से 5वें स्थान बनाने में सफल रहे हैं। साथ ही देखा जाए, सुनिश्चित किया जाएगा कि डेटा सटीक, त्रुटि रहित, सही स्थिति को परिलक्षित करता हो। डेटा की जांच के लिए स्वतंत्र एजेंसी संस्थाओं के सहयोग से यहाँ सहयोग भी लिया गया है। विकास संकेतकों में देखे जाए तो बीसी सखी, ग्राम सचिवालय, अमृत सरोवर जैसे प्रयासों को भी इसमें शामिल किया गया है। 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों में तैनात करे जाएंगे यहाँ पे अफसरों की भी बात कही गई है, जिसमें कहा गया है कि ऐसे 100 आकांक्षात्मक विकास खंडों का चयन कर इसमें सामाजिक आर्थिक सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन, कौशल विकास, आधारभूत संरचना जैसे विविध मानकों पर इन आकांक्षात्मक विकास खंडों के समग्र विकास के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। मार्च 2022 से देखा जाए तो बेसलाइन मानते हुए चयनित संकेतकों में विकास खंड वार अद्यतन सूचना वर्तमान माह के अंत तक एकत्रित कर ली जाए। इसके बाद हर माह की 15 तारीख तक संबंधित जिलों द्वारा प्रगति विवरण फीड किया जाएगा और इसकी पुष्टि यहाँ पे संबंधित विभागों के द्वारा की जाएगी। तो ये एक प्रक्रिया है जिसके तहत यहाँ पे आकांक्षात्मक जिलों के विकास को यहाँ पर जांचा जाता है, उसके अपने यहाँ पे मानकों को निर्धारित किया गया है, विभागों के द्वारा उसको कोई त्रुटि ना हो तो उसकी जांच पड़ताल भी यहाँ पर की जाती है और उसकी पुष्टि यहाँ पर की जा रही है। अगली योजना है, यूपी सरकार ने किसानों को यहाँ पे 15 जिलों में इको फ्रेंडली फूड फॉरेस्ट बनाने की बात की गई है। कौन कौन से हैं, क्या क्या है इसमें विशेष, तो आइए समझते हैं। देखिए, प्रदेश में हरियाली बढ़ाकर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना, ठीक है, इसके लिए सरकार ने कृषि जलवायु क्षेत्रों जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है जो 15 जिलों को चिन्हित करता है। इन जिलों में स्थानीय किसानों के सहयोग से 6 माह में फूड फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। जिले के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार पौधों का चयन किया जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज यहां पर है कि जिस जिले की जलवायु जैसी होगी उसके अनुरूप जैसे पेड़ पौधे जो विकसित हो सकते हैं वैसे ही पौधों का यहाँ पे चयन किया जाएगा। इसका फायदा यहाँ पे किसानों को भी मिलेगा। साथ ही अगर हम यहाँ पे देखें तो इसमें खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से कहा गया है कि जिले के चिन्हित करने के लिए बिजनौर, अमरोहा, सहारनपुर में आम की पट्टी,
संभल, रामपुर, बदायूं में अमरूद की पट्टी यहाँ पर विकसित की जाएगी। इसी तरीके से अन्य जिले में किसी न किसी तरीके के फल पट्टी यहाँ पर डेवलप करना है। पार्क इको फ्रेंडली होने के साथ खुद में कृषि विविधीकरण की मिसाल भी बनेंगे और फूड फॉरेस्ट में संबंधित क्षेत्र के कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार पौधों का भी यहाँ पे चयन किया जाएगा। साथ ही निदेशक यहाँ पे देखिए आर.के. तोमर ने कहा है कि प्राकृतिक तरीके से नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए फूड फॉरेस्ट दलहनी फसलों को भी यहाँ पे स्थान दिया जाएगा। अर्थात कि देखा जाए तो आपको पता है दलहनी जो फसलें होती हैं वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए अच्छी होती हैं, तो यहाँ पर और नेचुरल तरीके से केमिकल का प्रयोग ना किया जाए, इसके लिए हम दलहनी फसलों को यहाँ पे इस प्रक्रिया में शामिल भी करना है। जैसे गोरखपुर में विकसित किए जाने वाले फूड फॉरेस्ट में पहले चरण में आम, अमरूद, अनार और पपीते के पौधे लगाए जाएंगे, वहीं दूसरे चक्र में जामुन, बेर यानी कि छोटे जंगली पौधे लगाए जाएंगे। तीसरे चक्र में अरहर, मूंग, उड़द, चने की बुआई होगी और चौथे चरण में लेमन ग्रास, तुलसी, अश्वगंधा जैसे हर्बल प्लांट यहाँ पर लगाए जाएंगे। तो यहाँ पे 4 अलग अलग चरणों में इस तरीके से जो फास्ट फूड की प्रक्रिया है उसको यहाँ पे डेवलप किया जाएगा। 5वें प्रक्रिया में देखा जाए तो इसमें गिलोय, अंगूर, दम्बूटी आदि के बेल प्रजाति रोपित होंगे। इसी तरह पौधों का चयन अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र के अनुसार होगा। इसमें लगी दलहनी फसलें प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करेंगी, पक्षियों की बीट प्राकृतिक खाद का काम करेंगी और फूलों पर आने वाली मधुमक्खियां, तितलियां परागण का काम करेंगी। सरकार का देखिए यहाँ पे मकसद ये है कि इस तरह से किसानों की आय को बढ़ाना है। धान गेहूं की परंपरागत खेती की बजाय कृषि विविधीकरण ही इस के माध्यम से ऐसा संभव हो सकता है। ये पार्क खुद में इसकी नज़ीर होंगे। यही नहीं, पार्कों से प्रसंस्करण इकाइयों के भविष्य में कच्चे माल को भी यहाँ पर प्रदान करने में सहायता मिलेगी और फलदार पौधों के रकबे के साथ हरियाली भी यहाँ पर बढ़ेगी। कौन कौन से क्षेत्रों में ये देखिए यहाँ पे आपको इन शहरों में बनने वाले हैं ये फूड पार्क, ठीक है, कौन कौन से हैं तो वो भी आप देख लीजिए। इसमें आपके हैं बुलंदशहर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, बदायूं, सहारन, शाहजहांपुर, पीलीभीत, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। इन सभी 15 जिलों में यहाँ पर बनेंगे ये फूड पार्क। इनका नाम ध्यान रखना है, क्वेश्चन के रूप में ये पूछे जा सकते हैं। चलिए अंतिम न्यूज़ यहाँ पे देखते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए यहाँ पे आपको खुलने वाले हैं, उत्तर प्रदेश में खुलेंगी देश की पहली BSL-4 लैब, जो कि वायरस और जैविक हथियारों पर यहाँ पर होगा इसमें रिसर्च। तो यहाँ पे देखिए उत्तर प्रदेश में खुलेगी देश की ये पहली, ठीक है, उत्तर प्रदेश में देश की पहली BSL-4 लैब बनने वाली है। क्या है इसमें, तो देखिए इसमें होता क्या है कि राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र के द्वारा इसे स्थापित किया जाएगा। इस लैब में कोरोना की और बेहतर ढंग से जांच की जा सकेगी और न सिर्फ जांच का दायरा इसमें बढ़ेगा बल्कि महामारी फैलने की सटीक यहाँ पे जांच भी करना संभव हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा इसे स्थापित किया जा रहा है और अभी अगर देखा जाए तो इस पहली BSL-4 लैब के लिए सिमोमी धाम ट्रस्ट द्वारा बांदा में 100 एकड़ जमीन यहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी और इसकी जानकारी यहाँ पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के द्वारा दी गई है। तो ये इस वीक की यहाँ पर आपको देखा जाए तो मई के विशेषांक में आपको यहाँ पर हमने पिछले 15-20 दिन में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया है। अगली यहाँ पे न्यूज़ हम यहाँ पे आएंगी जून के विशेषांक सीरीज में। तब तक यहाँ पे अच्छे से स्टडी कर लें, रिवीजन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी सारी घटनाक्रमों के साथ। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।